हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। उसी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो है सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये सभी आपका आंदोलन है। आपका है चिपको आंदोलन, दल आधारित आंदोलन, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, दलित पैंथर्स के बारे में, भारतीय किसान यूनियन के बारे में और तारी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन सभी आंदोलनों के बारे में दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरे चैप्टर को देखना है। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग इस अध्याय में हम लोग 1970 के दशक के बाद के, क्योंकि हम लोगों ने पिछले अध्याय में 1974 तक पढ़ लिए थे, 1977 तक 1981 तक पढ़ लिए थे, जहां की प्रधानमंत्री जो है फिर से इंदिरा गांधी बन जाती है। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1970 के दशक के बाद की जन आंदोलनों की विकास यात्रा को परखने की कोशिश करेंगे। जन आंदोलन क्या है, भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया। लामबंद का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का तैयार रहना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपको तैयार किया जाना। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप पर कोई अत्याचार हो रहा है, फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम आपको जाकर के बोलेंगे कि देखिए आप तैयार रहिए ये चीज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लामबंद। ठीक है, तो भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में यह जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपको जानते हैं दोस्तों, जन आंदोलन जो होती है उसी से दोस्तों हम लोगों का भूमिका यानी कि हम लोगों का अधिकार, इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। तो वो आपका जन आंदोलन जो है वो क्या भूमिका निभाते हैं, बस इन्हीं चीजों को हम लोग इस चैप्टर में जानने का कोशिश करेंगे। और ये जितने भी आपका आंदोलन है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण देखिए। ये उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ये चैप्टर जो आपको बहुत मजे के साथ समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को प्लीज ध्यानपूर्वक देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको नोट करना है, मैं जो बोलूंगा उसको भी नोट करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे भी जो है आपके क्वेश्चन आंसर काफी पूछ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। चलिए उदाहरण, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट देखिए। यहाँ पर अगर ध्यान से पॉइंट को देखेंगे आप, यह घटना 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में घटी थी। एक घटना, कौन सा घटना आगे देखिए। यह घटना जो है वो 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में जो है घटी थी। वहां की सरकार जो है पेड़ों को काटने के लिए अनुमति दे देते हैं। लोग इसका जमकर विरोध करते हैं और इस हद तक विरोध करते हैं कि वे लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते हैं। वो लोग पेड़ों को अपनी बाहों में लेकर आंदोलन करते हैं। इसी को दोस्तों चिपको आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन से आपको समझ में आना चाहिए एक प्रकार का चिपक के या चिपक के। ठीक है, चिपक के। तो पहले यानी कि उस समय क्या होता था, सरकार जो थे, उत्तराखंड की जो सरकार थे, वो परमिशन दे दिया पेड़ों को कटाई करने की। और वहां पर जो गांव थे, जो लोग थे, वो जो है इस चीज के खिलाफ थे। तो वो क्या किया, अपने बाहों में लेकर के पेड़ को जो अपने बाहों में कर लिया और बोला कि उससे काटने से पहले पहले हमको काट लो। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ घटना हुआ था। ऐसे ही आंदोलन के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट है आपका चिपको आंदोलन, जो कि आपको पूछे भी जाते हैं। यह आंदोलन की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। यानी कि उत्तराखंड में 2-3 गांवों में जो है यह आंदोलन शुरू हुई थी। दरअसल वहां होता यह है कि गांव वाले जो है वो वन विभाग यानी कि जो वन विभाग है उससे कहते हैं कि हमें जो है खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़, ये अंगूर होगा, ध्यान रखिएगा, अंगूर नहीं है, ये क्या है, अंगूर। ठीक है, तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, परमिशन दी जाए। वो किससे कहते हैं, गांव वाले जो है वो किससे कहते हैं, वन विभाग से कहते हैं। लेकिन वन विभाग जो है वो इनकार कर देते हैं, जबकि खेल सामग्री के विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए अनुमति दे देता है। ठीक है, और जबकि यही टुकड़ा जो है खेल सामग्री यानी कि जो खेल के लिए बैट बल्ला वगैरह कुछ बनाते हैं, तो उसको जो है इस चीज का परमिशन दे देता है, यानी कि पेड़ों की कटाई करने के लिए परमिशन दे देता है। वहीं पे गांव वाले को कोई भी परमिशन नहीं देता है। ठीक है, इसलिए सरकार के इस कदम का विरोध होने लगती है और यह विरोध जल्द ही उत्तराखंड के और भी इलाकों में होने लगते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में आपको कभी कभी 5 नंबर का पूछ देता है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। यहाँ के लोगों का कहना था कि जंगल की कटाई का जो ठेका है वो कोई भी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यहाँ के जंगल, जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। तो वहां के लोगों का ऐसा कहना था। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका, लोग चाहते थे कि सरकार जो है वो लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और यहाँ के पारिस्थितिकी संतुलन को यानी कि इकोसिस्टम को बनाए रखे। इसको जो है कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ का विकास
विकास सुनिश्चित करे। समझ गए। अब आपका दोस्तों अगला पॉइंट था वो क्या था कि भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और मजदूरी भी गारंटी हो। ठीक है, यानी कि जो भूमि है ना, जिसके पास भूमि नहीं थी, जमीन नहीं थी, वो जो कर्मचारी थे उसका भी मुद्दा उठाया और जो मजदूरी यानी कि उसका मजदूरी का एक प्रकार का गारंटी हो, इस तरह का भी जो है मुद्दा उठाया। ठेकेदार वहां के पुरुषों को शराब पिलाते थे जिसका महिलाओं ने जमकर विरोध किया। इससे आंदोलन और बड़ा रूप ले लिया और अंत में आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तो चीजें आपको समझ में आ गई चिपको आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का जो आंदोलन होता था उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड के गांव में 2-3 गांव से जो है ये शुरू हुई थी और बाद में जो है बहुत बड़े विशाल रूप ले लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मतलब वो क्या है आपका? दल आधारित आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये भी, इसको भी ध्यान से देखेंगे। वैसे आंदोलन जो किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं। दल आधारित आंदोलन का मतलब क्या हो गया? आपको सिंपली ध्यान भी देगा। दल मतलब कोई समूह होगा या फिर कोई पार्टी हो गया और आधारित आंदोलन मतलब उसी पर आधारित आंदोलन। ठीक है, तो वैसे आंदोलन जो किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं दल आधारित आंदोलन कहलाते हैं। या जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेती है और यह दोनों रूपों में नजर आते हैं। ठीक है, तो कभी हो गया सामाजिक, कभी हो गया राजनीतिक, ये दोनों रूपों में भी कभी कभी जो है आपको नजर आएगा। उसी को बोलते हैं दल आधारित आंदोलन। आगे अगर आप देखेंगे जैसे कि जाति प्रथा आंदोलन हो, जाति प्रथा विरोधी आंदोलन हो गया, किसी सभा आंदोलन और किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन, ये आंदोलन जो है वो 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में नजर आए और कुछ आंदोलन आजादी के बाद चलते रहे, जैसे मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूर संगठनों के आंदोलन। ठीक है, तो ये जो है 20वीं सदी के बाद भी चलते रहे। तो यहाँ पर पॉइंट यही था कि दल आधारित आंदोलन क्या होता है वो चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि कोई राजनीतिक दल से अगर जुड़ा हुआ है फिर उसके सहयोग से बने तो उसी को दल आधारित आंदोलन बोलते हैं। और कभी कभी ये जो है सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज को दोनों रूप में दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, एक एक पॉइंट को आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट आपका 70 के दशक में अनेक घटनाएं हुई। 70 के दशक में अनेक घटनाएं हुई और इससे कई समूहों का विश्वास जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव राजनीति से उठ गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 70 के दशक में कई घटनाएं हुए थे। सबसे पहला आपका था इमरजेंसी लागू हुए थे। ठीक है, उसी समय दोस्तों 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ जो है लड़ाई हुआ था, किसके कारण? बांग्लादेश के कारण। ठीक है, उसके बाद 1971 में जो है बांग्लादेश के साथ एक प्रकार का फरक्का समझौता हुआ और बांग्लादेश को आजादी भी दिलाई। किसने दिलाई? एक प्रकार का समझ सकते हैं कि वो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ लड़ा। ठीक है, फिर ताशकंद समझौता हुआ, बहुत सारे समझौता हुए पाकिस्तान के साथ, तो कई घटनाएं हुई। फिर जो है कांग्रेस जो है पार्टी वो दब गई और 1977 में जो है पहली बार कांग्रेस के जो विरोध में थे यानी कि जो अपोजिशन में थे उसकी सरकार बने जिसका नाम था मोरारजी देसाई। तो ये कई घटनाएं हुई 70 के दशक में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट बोल रहा है कि 70 के दशक में अनेक घटनाएं हुई और इससे कई समूहों का विश्वास जो है वो लोकतांत्रिक संस्था हो गया और चुनावी राजनीति हो गया, इन दोनों से उठ गया। ठीक है, यानी कि भरोसा जो है उठ गया। ये समूह राजनीति दल से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए यानी कि अपने विरोध को और ज्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए और ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए क्या किया? लोगों को लामबंद किया। लामबंद का मतलब मैंने अभी आपको बताया, युद्ध के लिए तैयार रहना, यानी कि एक प्रकार का कोई भी चीज के लिए तैयार रहना। जैसे कि आपके एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप तैयार हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? लामबंद है। लेकिन यहाँ पर लामबंद जो है वो स्पेशल युद्ध के लिए तैयार, मतलब कि युद्ध के लिए जो यूज किया जाता है। तो राइट यहाँ पर जो इसके मीनिंग हो जाएंगे वो क्या है? युद्ध के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो लोगों को क्या किया? विरोध के लिए जो है लामबंद किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें छात्र तथा समाज के अलग अलग तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासियों को लामबंद करना शुरू किया। मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के लिए सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा जाता है। ठीक है, स्वयंसेवी यानी कि खुद एक प्रकार का बोल सकते हैं। तो किसने चलाया था? यानी कि मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ता जो थे उसी ने गांव के गरीब लोगों के लिए ये संगठन चलाए थे, सेवा संगठन यानी कि सर्विस संगठन चलाए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ऐसी स्वयंसेवी संगठन अपने आप को दलगल क्या बोलते हैं? दलगत राजनीति से दूर रखा और क्षेत्रीय स्तर पर, जी हाँ, क्षेत्रीय स्तर पर यह संगठन ना तो चुनाव लड़े और ना ही किसी पार्टी को समर्थन रखा। तो यहाँ पर दलगत का मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया, कोई भी राजनीति में नहीं गया, यानी कि कोई भी चुनाव वगैरह वो नहीं किए, बस वो क्या थे? स्वयंसेवी संगठन, उसी को बोला जाता। ठीक है, तो ऐसी यानी कि अपने आप को वो दलगत राजनीति से क्या रखे? दूर रखे। वो कोई भी क्षेत्रीय स्तर पर हो गया या फिर
संगठन जो हो गया वो चुनाव नहीं लड़े, ना ही किसी पार्टी को जो है सपोर्ट किया। यह संगठन राजनीति में विश्वास रखता था, उसमें भागीदारी भी चाहते थे, लेकिन राजनीति भागीदारी के लिए किसी दल को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का मतलब सिंपली यही है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी, ऐसे पार्टी जो कि एक प्रकार का बोल सकते हैं भागीदारी के लिए कोई भी दल को ना चुने, ठीक है, ऐसी संगठन को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, स्वतंत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन संगठनों का कहना था कि स्थानीय मसलों के समाधानों में स्थानीय लोग ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों का क्या कहना था? क्योंकि स्थानीय लोग, जो वहां के लोग रहते हैं, बसते हैं, यानी जो उस करीब में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं, उन्हीं लोग जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं ज्यादा भूमिका निभाते हैं राजनीतिक दल की अपेक्षा। इसको विश्वास था कि अगर लोगों की सीधी भागीदारी हो तो लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आ सकता है। तो ये आपका ये था राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन का मतलब ही हो गया आपका कि राजनीतिक दल से अलग, यानी कि राजनीतिक दल से कोई भी मिलावट नहीं, राजनीतिक दल से कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई और स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दलित पैंथर्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर को आज समाप्त करने का। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं दलित पैंथर्स का उदय, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों गतिविधि, उसके बाद फिर मतलब ये पॉइंट खत्म। तो सबसे पहले देखिए उदय जो है इसका कैसे कैसे होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स के बारे में लोग पढ़ना है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। ठीक है, तो कहां पर बना था? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। कब बना था? 1972 में। ठीक है, तो दलित युवाओं का जो है एक संगठन बना था जिसको नाम रखा दलित पैंथर्स। आजादी के बाद से ही दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामलों में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दलित समूह जो है उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ, हमेशा उसको जो है दूर रखता था, एक प्रकार का बोल सकते हैं, अभी भी होता है वैसे। ठीक है, आप अगर उस गिलास में पानी पी लिए तो हम नहीं पिएंगे, इस तरह का जो है दुर्व्यवहार दलित समूह के साथ किया जाता था। आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी जो है प्रमुख मांग थी। क्या थी? आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी नीतियों का जो है कारगर क्रियान्वयन विनियोग, यानी कि एक प्रकार का इस तरह का जो है वो चीज मांगते थे, यानी कि इस तरह का चीजें वो जो है मांगते थे। क्या क्या? आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसी नीतियां। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छुआछूत प्रथा को संविधान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी दलितों के साथ ऐसा होता है। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से दूर होती है। दलितों की जो बस्तियां है वो क्या होती है? मुख्य गांव से जो है दूर होती है। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, छोटी सी गलती पर बड़ी सजा मिलती थी, कानून व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। तो उस समय जो है कानून व्यवस्था जो है क्या होती थी? नाकाबी, यानी कि ये जो मतलब छुआछूत जो करते थे लोग, जो ऐसा करते थे, तो उन पर कोई भी एक प्रकार का बोल सकते हैं ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो दलित जिस राजनीतिक पार्टी को समर्थन भी कर रहा था, यानी कि अगर वो चाहेगा कोई भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करेगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दलित राजनीति जिस पार्टी को समर्थन भी कर रहा था उसका नाम जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था। तो दलित पार्टी कौन से पार्टी को समर्थन कर रहा था? बिल्कुल उसका नाम था आपका क्या? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वे चुनाव राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे, ये दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करते थे, लेकिन यह लगातार टूट जाती थी। ठीक है, तो वे चुनाव राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? यानी कि दलित के बारे में बात हो रही है। वो कोई भी पार्टी के साथ विलय करे, कोई भी पार्टी के साथ गठबंधन करे, तब पर भी जो है वो नहीं हो पाती थी। अगर वो जीत भी जाती थी इन केस, तो उसके साथ जो है गठबंधन टूट जाती थी, और मतलब कि उसके साथ जो है गठबंधन हमेशा टूटती रहती थी। तो ये आपका हो गया दलित पैंथर्स का उदय। अब आगे देखेंगे गतिविधि के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, इन अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य गतिविधि थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया जिसमें दलितों पर अत्याचार करने पर कठोर दंड दिया जाएगा। ये कुछ इस तरह का जो है कानून बनाया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। कब बनाया? 1989 में बनाया। दलित पैंथर्स का एजेंडा जो है वो जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सभी वर्गों का एक संगठन खड़ा करना। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि उसका सबसे पहला एक प्रकार का बोल सकते हैं मांग बोल सकते हैं। ठीक है, दलित पैंथर्स का जो पहला एजेंडा बोल सकते हैं वो क्या है? जाति प्रथा को समाप्त करना। ठीक है, तथा भूमिहीन गरीब हो गया, किसान हो गया, शहरी औद्योगिक मजदूर हो गया और दलित सभी वर्गों का जो है एक संगठन को खड़ा करना। ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका, इस आंदोलन में पढ़े लिखे लोग थे और इस दौर में आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई जिसमें लेखकों को जाति प्रथा की जबरदस्त
मुखालफत की। तो चीजें आपको समझ में आ गई गतिविधि के बारे में, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका दलित पैंथर्स क्या था। और उससे पहले एक आंदोलन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, ठीक है, यानी कि राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं कोई भी आंदोलन में। और एक आंदोलन मैंने आपको बताया चिपको आंदोलन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है दोस्तों भारतीय किसान यूनियन, यानी कि BKU। ध्यान दीजिएगा, BKU जो है हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, तो भारतीय किसान यूनियन। चलिए, ये भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय किसान यूनियन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, BKU लिखते हैं। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को, जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, प्लीज एक लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। देखिए, तो भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के एक शहर 1988 के जनवरी में लगभग 20,000 किसान जमा हुए थे। उत्तर प्रदेश के एक शहर में 1988 में, ध्यान रखिएगा कब, 1988 के जनवरी महीने में लगभग ऑलमोस्ट 20,000 किसान जो है वो जमा हुए थे एक जगह, ठीक है। ये सभी बिजली की बढ़ती कीमत का विरोध कर रहे थे। बिजली की जो कीमत बढ़ रही थी, जो कि अभी भी बढ़ रही है, तो उसका जो है उस समय क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे थे, फिर भी इनकी मांग को सरकार मान लेती है। और इनकी जो है सरकार, यानी कि जो इनकी जो मांग है वो क्या करती है, सरकार जो है मान लेती है। तो भारतीय किसान यूनियन टोटल कितने 20,000 किसान जमा हुए थे, कब हुए थे, 1988 के जनवरी में। और इसका जो है यानी कि सरकार जो है मांग को मान लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU का फुल फॉर्म क्या हो गया, भारतीय किसान यूनियन। तो धरने पर बैठे किसान यानी कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। क्या थे, भारतीय किसान यूनियन के जो है सदस्य थे। भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का जो है एक संगठन था। यह 80 के दशक में ही बन गया था। ये कब बना था, 80 के दशक में ही बना था, ठीक है। जब हरित क्रांति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हुआ। इसके बाद से इन इलाकों में गन्ना, गेहूं मुख्य नकदी फसल बन गए, ठीक है। तो जब हरित क्रांति अपनाई तो 1960 के दशक में ही 1960 के दशक के अंतिम सालों में ही जो है हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी किसानों को जो है फायदा होना शुरू हो गया, ठीक है। और इनके बाद जो है ये लोग क्या किए, एक प्रकार का गन्ना और गेहूं की जो है मुख्य नकदी फसल बने। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो 1980 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार में संकट आया। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य पर बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, सही कीमत पर बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। तो चीजें आपको समझ में आ रही है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो ये मांगे देश के अनेक संगठन भी उठाए थे। ये मांगे जो है वो देश के अनेक संगठन भी उठाए थे, लेकिन महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी कि शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब एग्जांपल आप देखेंगे तो ऐसे नियंत्रण में ढील देना या हटा लेना जिससे विकास को बढ़ावा मिले, यह आपका आ गया उदारीकरण में। तो उदारीकरण का मतलब क्या हो गया, ऐसे नियंत्रण में ढील देना या एक प्रकार बोल सकते हैं हटा लेना जिसमें क्या होगा, विकास को जो है बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब विशेषताएं के बारे में देखते हैं। आप सब कुछ देख रहे हैं एक एक करके, भारतीय किसान यूनियन देख लिए, उसके बाद देखते हैं अब विशेषताएं के बारे में जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। पहला पॉइंट आपका क्या है, एक प्रकार का समझेंगे अगर तो अपनी मांगों को मनाने के लिए पहले सरकार पर क्या होना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। BKU ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान चलाया। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। इनमें क्या हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के गांवों के किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक में राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की गई। दिल्ली में भी BKU जो है वो रैली आयोजित की थी। तो आपको सभी पॉइंट को ध्यान रखना है कि अपनी मांगों सरकार को मनवाने के लिए कब दबाव बनाए थे, ठीक है, सरकार पर जो है दबाव बनाए थे। और BKU जो है वो रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान चलाया था, ठीक है। टोटल आपको अच्छे से सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो BKU में अधिकांश सदस्य जो है एक समुदाय के थे, जो अलग समुदाय के थे, तो उसको जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था बनाई गई थी, ठीक है। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि BKU में अधिकांश सदस्य जो क्या थे, एक समुदाय के थे, और जो लोग समुदाय के थे वो उसको जो है एक प्रकार का एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था बनाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यह संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपने कुछ मांग मनवाने में सफल हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो वो है आपका नेशनल फिशर्स
फोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोगों ने ये सभी चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेशनल फिशर्स फोरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, NFF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NFF। तो नेशनल फिशर्स फोरम, इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए, भारत देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरे के हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे से जुड़े थे। यानी कि जो है इस जगह में जो भी लोग रहते थे वो क्या करते, उसका जो पेशा था एक प्रकार का, वो जो है मछली मारते थे, ठीक है। जब सरकार ने मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र पर बड़े पैमाने में, ठीक है, भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग, क्या है, बॉटम ट्रॉलिंग जैसी फैक्ट्री बनने की अनुमति दी, तो इससे संकट उत्पन्न हो गया और मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया जिसका नाम नेशनल फिशवर्क्स फोरम, जिसको NFF रखा। तो नेशनल फिशवर्क्स फोरम समझ में आ गया ये क्यों रखा गया था। मछुआरों ने जो है स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था, NFF। क्यों रखा था, क्योंकि सरकार जो है, क्योंकि वहां पर जो है लोग एक प्रकार का पेशे से जुड़े थे, कौन सा, मछली मारने का। तो सरकार जो है इसी चीज को मशीनीकृत कर दिया और एक प्रकार का बोल सकते हैं वहां पर बॉटम ट्रॉलिंग जैसे जो है फैक्ट्री बनने की जो है वहां पर परमिशन दे दिया। आगे आप लोग देखेंगे तो NFF ने, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो NFF ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और सफलता भी मिली। NFF केंद्र सरकार की व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की अनुमति दिए थे, उसी के खिलाफ थे, ठीक है, उसी के ये खिलाफ थे कि गहरे समुद्र में उनको जो मछली मारने के लिए दिए थे, उसी की जो है जनता वहां पर खिलाफ थे। 1990 के दशक में NFF केंद्र सरकार के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किया। 2002 के जुलाई में NFF ने एक राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने के लाइसेंस दिए थे, इसी कारण हड़ताल का आह्वान किया, ठीक है। NFF ने पारिस्थितिकी की रक्षा की और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर के संगठनों को एक साथ मिलाया। तो NFF जो है वो क्या किया, पारिस्थितिकी की रक्षा भी किया और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर के संगठनों को एक साथ मिलाया। तो चीजें आपको समझ में आ गई NFF के बारे में, नेशनल फिशर्स के बारे में, फिश वर्कर्स फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं NFF, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका तारी विरोधी आंदोलन, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1992 के सितंबर और अक्टूबर महीने में तारी के खिलाफ महिलाओं ने माफिया और सरकार, एक आपका माफिया जो कि तारी विरोधी वगैरह यानी कि तारी वगैरह बेचता था, और एक सरकार, इन दोनों से लड़ा। सरकार से क्यों लड़ा दोस्तों, क्योंकि सरकार को जो है वो शराब से हो गया, तारी से हो गया, ज्यादा टैक्स मिलता है, एक प्रकार का ज्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए सरकार से भी लड़ना पड़ा और माफिया से। तो कब हुआ था ये, 1992 के सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच में, यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने में तारी के खिलाफ महिलाओं ने माफिया और सरकार दोनों से लड़ा। इसी ही दोस्तों तारी विरोधी आंदोलन कहते हैं। अब इसका उदय कैसे कैसे हुआ, इसका क्या क्या परिणाम हुआ, इसका कड़िया क्या क्या हुआ, ठीक है, सभी चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक गांव जिसका नाम था दूबरगंटा, जिसका नाम क्या था, दूबरगंटा। तो आंध्र प्रदेश के एक गांव था जिसका नाम था नेल्लोर, जिसका क्या नाम था दोस्तों, नेल्लोर, यानी कि आंध्र प्रदेश के एक गांव जिसका नाम था नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक गांव जिसका नाम क्या था, दूबरगंटा। उसी में 1990 की शुरुआत में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कक्षा में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी, समझ गए। तो कक्षा यानी कि क्लास में क्या करती थी, पुरुषों जो देसी शराब हो गया, जो ताड़ी हो गया, इन सभी चीजों जो पीते थे उसी की जो है शिकायत करते थे। तो आपको ध्यान सबसे पहले 2 पॉइंट रखना है, नेल्लोर जिले के एक गांव जिसका नाम क्या था, दुर्बंटा, और कब शुरू किए थे, दुबरगंटा, और कब शुरू किए थे, 1990 की शुरुआत में, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो ग्रामीणों को इसकी इतनी बड़ी लत लग चुकी थी कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कमजोर हो गए थे। तो ग्रामीणों को मतलब जो इसको पीते थे उसको इतनी लत लग गई थी कि वो शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों संतुलन खो बैठे थे, एक प्रकार का बोल सकते हैं दोनों तरीके से वो कमजोर हो गए थे। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, पुरुष अपने काम में हमेशा गैर हाजिर होने लगे, शराबखोरी से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाएं को होने लगी, परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमेशा गैर हाजिर होने लगे, शराबखोरी से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाएं को होने लगी, परिवार में जो है तनाव यानी कि एक प्रकार का स्ट्रेस और मारपीट दोनों तरीका जो है माहौल बनने लगा।
नेल्लौर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और लगभग 5000 गांव की महिलाएं इस आंदोलन में भाग लिया। तो नेल्लौर में जो है महिलाएं ताड़ी की जो बिक्री को बंद करने के लिए क्या हुआ, दबाव बनाना शुरू किया महिलाएं जो है, और यह खबर जो है तेजी से फैला और लगभग 5000 गांव की महिलाएं जो है इस आंदोलन में भाग लिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा। नेल्लौर जिले में ताड़ी की नीलाम 17 बार रद्द हुई और यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। ठीक है, अब देखते हैं आंदोलन की कड़िया के बारे में। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, यानी कि बहुत सिंपल था। क्या था? ताड़ी बिक्री हो गया यहाँ पर, ठीक है, तादी वदी बिक्री, यहाँ पर होगा ताड़ी बिक्री बंद करो। क्या था? ताड़ी बिक्री बंद करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो बहुत साधारण नारा था वो क्या था? ताड़ी बिक्री बंद करो। लेकिन यह नारा जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को जो है गहरे प्रभावित किया। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व यानी कि एक प्रकार का टैक्स मिलता था, इसलिए जो है वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता था। महिलाएं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोला। एक आपका घरेलू हिंसा मतलब घर पर जो उसको मारपीट होता था, दहेज प्रथा के बारे में, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के लिए खिलाफ बोला। औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला सामने रखा। ठीक है, धीरे धीरे महिला जो है आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दे पर भी खुले तौर पर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वो जो है खुले तौर पर बात करने लगे। किस पर? सामाजिक, यानी कि धीरे धीरे जो है महिलाएं अपने कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी जो है खुले तौर पर बात करने लगे। महिलाओं को 73वें 74वें संशोधन के अंतर्गत स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं बहुउद्देश्य के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखिए, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय। आगे जो आपका ये बहुउद्देशीय वर्ड आएगा तो आपको जो है आंदोलन की कड़िया समझ में आ गया। और आपको एक पॉइंट और था जो कि ताड़ी विरोधी आंदोलन समझ में आ गया। यह आपको पूछा जाता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सिर्फ कहानी को याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट को, डेट को याद रखेंगे, उसके बाद आप आराम से जो है लिख सकते हैं। अब अगर बात करेंगे विरोधी आंदोलन, महिलाओं के विरोधी, ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में, तो महिलाओं ने भाग लिया, उनके साथ जबरदस्ती का अन्याय होता था, एक प्रकार का यौन पीड़न होता था, या फिर बोल सकते हैं सामाजिक, आर्थिक सभी तरीके का जो है परेशानी उसके साथ होती थी। ठीक है, तो सभी चीजों को लिखना है। ताड़ी पी करके जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि वो जो है मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से जो है कमजोर हो रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1 सेकेंड, चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका जो है यहीं पे हम लोग चैप्टर को समाप्त कर दें, या फिर 1 सेकेंड देखते हैं आपका कितना बड़ा चैप्टर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जन आंदोलन के सबक, उसके बाद चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग 2 पार्ट बना दें क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में जो हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है, चैप्टर 7 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मात्र 2 चैप्टर बचेगा, एक चैप्टर 8 और एक चैप्टर 9, और ये दोनों चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सिलेबस 100% खत्म हो गई, इसकी मैं गारंटी ले चुका हूँ और हो गया। ठीक है, आपका ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक या 2 चैप्टर है वो भी आपका रिलीज हो जाएगा। हिस्ट्री खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब आपका एक पॉलिटिकल सिर्फ रह गया है जो कि 2 चैप्टर बाकी है, उसको भी दोस्तों बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार अपने सारे दोस्तों को जम करके शेयर कर देंगे, और जितने भी क्लास होती है सभी क्लास पर आप लोग जरूर जुड़ेंगे क्योंकि सभी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू। प्लीज चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।